लास्ट क्लास क्लियर है सभी लोगों का? सारे क्वेश्चंस कर लिए? सभी लोगों का सारे क्वेश्चंस कर लिए? हेलो आफरीन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्कूल फोरम एंड पार्टनरशिप। और ये नाम क्या है, ये सिलेबस का किस पार्ट से आता है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से सिलेबस से रूबरू करा देता हूं, ताकि आप और हम दोनों सेम पेज पर रहें। ओके, एक बार मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। हाय गायत्री, कैसे हैं सभी लोग? तो मैं आपको पहले अभी सिलेबस में दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लीडरशिप वाला देखा था, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जो है स्कूल फोरम वाला देख रहे हैं। तो ये किस यूनिट में आता है वो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा। दिख रही है आपको स्क्रीन? तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, लीडरशिप वाला पढ़ रहे थे, राइट? ये डी यूनिट अभी हमारा चल रहा है, और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर अभी लीडरशिप वाला पढ़ रहे थे। तो अब इसके साथ साथ हम लोग अब ये वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जो उसके बाद का है। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें है कि जैसे कि हम कैसे अपना स्कूल का एक विजन बनाते हैं, स्कूल का डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, उसके बाद स्कूल का प्रोसेस और फॉरम का यूज करके हम कैसे एनुअल कैलेंडर बनाएंगे। मतलब स्कूल के अंदर जो चीजें होंगी, जैसे टाइम टेबल बनाएंगे, पेरेंट्स टीचर फॉरम होगा, स्कूल असेंबली होगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान होगा, अचीवमेंट डेटा का यूज करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे बेहतर सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप हम कम्युनिटी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज अभी हमारा पोर्शन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हर समय आप जब एक यूनिट पढ़ रहे हो तो पीछे का कोई ना कोई एक यूनिट आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप सी यूनिट रिवाइज कर रहे हैं या बी यूनिट रिवाइज कर रहे हैं, है ना, और या चाहे आप ए यूनिट रिवाइज कर रहे हैं। तो ए और बी यूनिट में मैक्सिमम चीजें आपका जो है सी टेट सब में भी होगा, लेकिन बी यूनिट में फिर भी कुछ कुछ चीजें नहीं मिलेंगी आपको। सी यूनिट में भी आपको कुछ चीजें, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पहले से पढ़ा है लेकिन मेंटल हेल्थ आपके लिए नया है, तो ऐसे ही करके आप पूरा रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने लीडरशिप वाला देखा है डी यूनिट के अंदर, और ये वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं पूरी ये मेहनत कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से चीजों को समझिए। आप सभी लोग अच्छे तरीके से पॉइंट को समझिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए जो है निश्चिंत रहिएगा कि मेरी पूरी एकदम इच्छा है कि एक एक छोटी छोटी चीज आप लोग करिए। स्कूल फोरम एंड लीडर्स पार्टनरशिप मैंने नाम दिया है, लेकिन उसका यूनिट क्या क्या है वो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, इसके अंदर काफी छोटी छोटी चीजें हैं, और मैंने उसको बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से सजोने की कोशिश की है। देखिए, इतना तो आप लोग भी मानते हैं कि आप बच्चे को अगर बेहतर डेवलपमेंट कराते हैं, बच्चे को बेहतर स्टडी कराते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल की जो अलग अलग एक्टिविटीज है, या जो हमारे स्कूल के अलग अलग हमारा एक्सपेक्टेशंस है स्कूल से, उसे हमें अच्छे से फुलफिल करना पड़ेगा। यस और नो?
सभी लोग, खाली थम्स अप देने से नहीं होगा बेटा, मुझे पता ही नहीं चलेगा आप किस बात पे थम्स अप दे रहे हैं। यस और नो? गायत्री, वर्षा, आफरीन, लिखिए, कुछ तो लिखिए। अभिनय। तो हमें बच्चों के लिए एक एक छोटी छोटी, नो प्रॉब्लम वर्षा, बाकी लोग लिखिए, छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें स्कूल के लिए एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। यस और नो? क्योंकि अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर बच्चे के लिए जब इतनी सारी चीजें हमने की है तो वो सभी चीजें हम बच्चे को सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। सो डेवलपिंग चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, classroom management, effective student teacher communication, and excellence in instruction. These procedures are the utmost learning activity for this regular presence of a student and teacher in the classroom is prerequisite. है ना? देखिए, कोई भी यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी एक्टिविटी है जो आपको समझना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा मेरे से। The outcome of the learning process in the context of ICT, है ना? ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है भाई? Support teaching and learning need to be clearly spell out. अब इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। With specific focus on potential learning outcome for each class and each subject so that it can be easily understood by the teacher, school heads, and it can be widely, है ना, disseminated among parents and the community. पिछले क्लासेस में जो हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा तो हमने ये देखा कि एज ए लीडर हमें कैसा होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना? स्कूल फॉर्म हमारा कैसा होना चाहिए। सो बच्चे के ज्ञान की समझ तो विकसित करना है, इस बात को तो हम हमेशा से पकड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे के ज्ञान की समझ विकसित करना ही, ये क्या हो रहा है भाई? बच्चे के ज्ञान की समझ विकसित करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है ना? तो जब बच्चे के ज्ञान की समझ विकसित करना है हमें, तो यहां पर कैसे करेंगे? हमें कक्षा कक्ष प्रबंधन करना पड़ेगा, क्लासरूम मैनेजमेंट सही से करना पड़ेगा। प्रभावी शिक्षक छात्र संवाद कितना जरूरी है, आप बताइए, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रभावी संवाद हो और साथ ही साथ निर्देश की उत्तमता, जो आप बच्चे के लिए जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन हो। संरचित अध्यापन, एक स्ट्रक्चर्ड अध्यापन। आप में से कोई लोग अगर मेरी क्लास में इस बैच में बाद में भी जुड़े होंगे तो भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका कितना छूटा है, आपको कितना रिकॉर्डिंग्स देखनी है, कैसे आपको रिवाइज करना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि हम एक संरचित अधिगम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड अधिगम कर रहे हैं। आप कभी भी जुड़ो, आपको पता चल जाएगा कि आपका इतना होमवर्क है, इतना पहले से करना है और आगे कैसे चलेगा, पूरा शेड्यूल आपको दिखेगा। ये सब चीजें जरूरी हो जाती है दोस्तों। सीखने पर जोर देने वाली गतिविधि के दृष्टिकोण से इन कार्यविधि का सबसे ज्यादा महत्व है। तो इसके लिए छात्र और अध्यापक की कक्षा कक्ष में नियमित उपस्थिति पूर्व प्रतिबंधित है। क्या कि बताए भैया, सबसे पहले तो बात यह है, सबसे पहले बात यह है कि शिक्षक और छात्र स्कूल में नियमित रूप से समय से आए। यह सबसे पहला टास्क, मतलब इसके बिना तो कोई बात ही नहीं होगा। उसके बाद आईसीटी समर्थित शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया के परिणाम में स्पष्ट रूप से प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय के लिए संभावित शिक्षण परिणाम पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह शिक्षक विद्यालय प्रमुख के द्वारा आसानी से समझा जा सके और इसे माता पिता और समुदाय के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके। हमारी टारगेट क्या है कि बच्चे और शिक्षक उपस्थित रहें क्लास में और उसके बाद हम हर विषय पर काम करें और जो हमारे शिक्षण परिणाम है, परिणाम मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, शिक्षण से रिलेटेड जो हमारा रिजल्ट है, इन रिजल्ट पर हम विशेष रूप से ध्यान दें ताकि शिक्षक और विद्यालय इन सब के लिए ये आसानी रूप से समझा जा सके कि हमारी टारगेट क्या है। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल चीज है
और मैं आपको बताऊं, वर्षा, अभिनय, मिस्टर डीएल, गायत्री, आफरीन, सभी लोग को और जो भी लोग जुड़े हैं, ये कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। बस आपको अपने काम के प्रति और अपने टीचिंग के प्रति बहुत क्लियर रहना है कि एक क्या होता है कि भाई हमको काम मिला है, हम काम कर दिए, तब तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप उसमें इस बात को मानते हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस जिम्मेदारी में के साथ हमें एंजॉय करना है ना, तभी वो चीज संभव हो पाएगा। तो assessing a student study progress is one of the primary role of a teacher. Regular and continuous assessment of student in the classroom means providing feedback to children and parents, feedback to the teacher, and finding solution to study problem among children in the classroom with the educational environment based on the learning assessment system. It can be ensured that both teacher and student are focused on learning. भैया, स्टूडेंट से पहले टीचर को फोकस होने की जरूरत है। तो एक छात्र की अध्ययन प्रगति का आकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से आता है। हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी जो अध्ययन प्रगति है, स्टडी में, पढ़ाई में जो हमारा प्रोग्रेस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके लिए आकलन करना है। और मेरे दोस्तों, आकलन को आप लोग ऐसा जजमेंटल मत मानिए। पहली बात तो आकलन इसलिए नहीं जरूरी है कि आप पे उंगली उठाया जा सके, अरे यार तुम नहीं सीखे। आकलन इसलिए जरूरी है ताकि इस पूरी व्यवस्था को और खास करके टीचर को ये बात पता चल सके कि हमारी मेहनत कहां तक सफल हो रही है। ऐसा ना हो कि हम अंधे में तीर चला रहे हैं। क्योंकि आप आकलन करोगे तब ना आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें काम कर रही है, किस तरह से चीजें एफिशिएंट हो रही है, क्या चीजें अभी भी बची है। बचपन से वो तो हमें आकलन के नाम पे, एग्जाम के नाम पर, टेस्ट के नाम पे डराया गया है, लेकिन वो वास्तविकता थोड़ी है। टेस्ट की जिम्मेदारी पूरे स्कूल की है, टीचर्स की है ना। तो इससे अब क्या होगा कि आप नियमित निरंतर मूल्यांकन करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे और माता पिता को आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शिक्षक को प्रतिक्रिया और बच्चे के बीच अध्ययन समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहीं लिखा है कि बच्चे को देखोगे यार तुम कर नहीं पाए, नहीं, आपका क्या समस्या है वो पता चलेगा और उसका हल निकाला जाएगा। अध्ययन मूल्यांकन तंत्र पर आधारित एक शैक्षिक वातावरण वाली कक्षा में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो सिर्फ यहां पर ये नहीं है कि आप टीचर को बस विद्यार्थी को बस जाके अपना फीडबैक दे दी। इट्स ऑल अबाउट कि हमारी व्यवस्था अगर नहीं चली है तो टीचर को भी देखना है कि आखिरकार हमें कहां पे पुश करना है कि नहीं। So our assessment can be improved. It is important to conduct comprehensive achievement surveys along with class based on assessment to assess how students are progressive in their studies as well as whether the system is meeting the overall goal of the education. क्या सिस्टम अपने गोल को मीट कर रहा है? The government has initiated a process to assess children through the National Population Survey each year. This will include government bankruptcies, government aided school and private school. The primary objective of the survey is to provide the opportunity to understand the performance of the student as compared to the prescribed study target. The school level plan will be prepared to improve the standard of school teaching. Such a survey will create a positive environment towards a goal of teaching. The ability to understand student performance over a period of time and the state of the startup system so that they can take timely action to resolve instructional conflict, give adverse reaction. This is necessary to improve the quality of education. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं वो भी आप देखेंगे अगर, तो इंग्लिश वाले सेंटेंस को भी मैं इतना सरल रखा हूं कि ना सिर्फ आपकी कंसेप्ट हो, एटलीस्ट आपका थोड़ा सा इंग्लिश भी बिल्डअप होते जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप हो सकता है कि इंग्लिश में भी समझ जा रहे हो, हालांकि हम उससे डिटेल में समझाते हैं लेकिन फिर भी। तो एक बात आप यहां पे गौर करिए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें क्या मूल्यांकन करना है, इसमें सुधार किया जा सकता है, हम इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, छात्र अपने अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं,
इसके साथ साथ शिक्षा के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में व्यवस्था का निष्पादन कैसा है, व्यवस्था का परफॉर्मेंस कैसा है। आज अगर आप केबीएस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे लिए भी सोचने का विषय है, इस व्यवस्था के लिए भी सोचने का विषय है। और इसके लिए मूल्यांकन पर आधारित कक्षा के साथ साथ व्यापक स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण, है ना, अचीवमेंट का सर्वे किए जाने की आवश्यकता है। उसी सर्वे पर आगे बताया गया है कि सरकार ने एक प्रक्रिया, एक पहल की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा कि कितने बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी आपको पता है ना, एनईपी जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि हमारी जो एफएलएन है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, वो कहता है कि कक्षा 3 तक के बच्चे को आप बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी समझाइए, क्योंकि आज भी हमारे देश में उसमें बहुत प्रॉब्लम है, नहीं है वो। तो इससे सरकारी विद्यालय, सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय सभी इसमें शामिल होंगे। और इस सर्वेक्षण का प्राथमिक प्रायोजन निर्धारित अध्ययन लक्ष्य की तुलना में छात्र के प्रदर्शन को समझने के लिए विद्यालय को एक अवसर प्रदान करना है। परिणाम के आधार पर विद्यालय सीखने के स्तर पर सुधार करने के लिए एक विद्यालय स्तर की योजना तैयार करेंगे। इस तरह के सर्वेक्षण से शिक्षण परिणाम को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक परिवेश तैयार होगा। शिक्षक और छात्र की प्रतिक्रिया शीघ्रता से मिलेगी ताकि वे शिक्षण अंतराल के समाधान के लिए समय से कार्रवाई कर सके एवं समय अवधि यानी कि जो टाइम इंटरवल है उसके बीच छात्र के प्रदर्शन को समझ सके। आप मुझे बताइए, यहां पर कहां पे कहीं पे बच्चे को डरने की बात है या बच्चे को डराने की बात है कि एग्जाम है, टेस्ट है? नहीं है। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है। और शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति के बारे में पाठ्यक्रम निर्माता जो करिकुलम बनाते हैं, है ना, शीर्षक और प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक का प्रशासक, इनको व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान कर सके कि व्यवस्था क्या है, चीजें कैसी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यह सुधार बहुत आवश्यक है। यस अभिनय, बिल्कुल। कहां सुधार किया जाए, ये एकदम मोटिव यही है अभिनय कि हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। एवरी मोमेंट हमारे दिमाग में बस यही है कि हम बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी में आपके विभिन्न प्रकार के पॉइंट है जो आपने सिलेबस में देखा, जिसमें पहला है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल किसको बोलते हैं दोस्तों, और कितना जरूरी है, मैं आपको आपको प्रैक्टिकली आज कहता हूं। एक आप दिन भर कोई क्लास किया नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, आप एक टाइम टेबल बना लो और रियल टाइम टेबल बनाओ। अपना मैं बता रहा हूं आपको, मतलब अब बच्चे का छोड़ दीजिए जो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और कि आज हमको ये क्लास है, उसके बीच टाइम पर यहां पर मुझे रिलैक्स करना है, आराम वाला टाइम टेबल बनाओ कि मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत हेडेक है, जो फॉलो हो सके। अगर वो टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं भी हुआ, फिर भी जो आप बिना टाइम टेबल के जीवन जीते, उससे बहुत बेहतरीन और बहुत मोटिवेटिंग आपका दिन गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ना जब आपका टाइम टेबल नहीं रहेगा तो 10 चीज एक ही टाइम पर दिमाग में रहेगी, और जब टाइम टेबल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि नहीं हमने तो सोच लिया ना कि वो आज नहीं हो पाएगा, वो कल करेंगे या आज शाम में करेंगे, ऐसे। तो आप सोचिए कि एक व्यवस्था के लिए कितनी जरूरत होगी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लिए कितनी टाइम टेबल जरूरत है, तो अब छोटे बच्चों की जब एक एक चीज करानी है तो उसके लिए कितनी जरूरत होगी। Many activities like teaching of various subjects, sports, co-curricular activities, various practical work, है ना, literary and cultural activities etc. are conducted in school. So the success and educational progress of the school depends on the proper functioning of those various activities. टाइम टेबल ही एक्चुअल में डिसिप्लिन है। ऐसा चुपचाप सीधे जाके खड़ा रहना ऐसे करके, ये डिसिप्लिन नहीं। Therefore, a plan is made to conduct a daily work of the school in a planned manner, which is called timetable. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी काम अगर आप प्लान करके करते हो, तरीके से करते हो, एक एस्टिमेशन से करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्रत्येक विद्यार्थी में विभिन्न विषय का शिक्षण कार्य, खेलकूद, पाठ सहगामी क्रियाएं, विभिन्न प्रायोगिक कार्य, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधि, ये सभी प्रकार की क्रियाएं चलते रहती है कक्षा में, राइट। और स्कूल की जो सफलता है और जो शैक्षणिक उन्नति है, ये क्या होता है, ये उन अलग अलग क्रिया के सुसंचालन, बेहतरीन संचालन पर निर्भर होता है।
इसलिए विद्यालय के दैनिक कार्यों को हम योजनाबद्ध रूप से संचालित करने की हम योजना बनाते हैं, और ये बहुत क्लियर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये बात समझनी है कि जब 50 चीजें आपको प्रैक्टिकल वर्क भी कराना है, आपको खेलकूद भी कराना है, शिक्षण कार्य भी कराना है, अलग अलग एक्टिविटी भी कराना है, तो आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। और यही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है, और यहीं से काम होगा भी, क्योंकि बिना इसके आप सब चीजों का एक ऑर्गेनाइज रूटीन नहीं बना सकते हो। देखते हो ना, स्कूल में घंटी बजती है, हर क्लास का पता रहता है आपको कि कब क्या क्लास होने वाली है, पूरे मंथ का प्लान रहता है, फिर उसमें आपको पहले पढ़ाई है आपने पिछले क्लासेस में, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, एनुअल प्लान, ये सब रहता है, तो उसके अनुसार से भी टाइम टेबल आप बनाते हैं। तो स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड systematically in the school on the basis of timetable or time management. This makes efficient use of time and labor, and also school work run smoothly and systematically. Through time management, we come to know which activities are conducted in the school on which day, at which time, by which class, and under whose leadership. तो समय सारणी और समय प्रबंधन के आधार पर ही आपको स्कूल में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि का सुव्यवस्थित रूप से संचालन किया जाता है। इससे समय और श्रम का सदुपयोग होता है और विद्यालय के समस्त कार्य व्यवस्थित और अबाध गति से चलते हैं। समय सारणी, समय प्रबंधन के द्वारा हम यह जान लेते हैं कि विद्यालय में किस दिन, किस समय, किस कक्षा के में किस प्रकार से क्रिया करनी। अरे अभी आप छोटी सी बात देखिए ना, मेरा शेड्यूल पता है ना आपको, आप शेड्यूल में देखते हैं ना कि कब कौन सी क्लासेस होनी है, क्या होनी है, कितनी हो गई, क्या है, कैसे है। कितना इजी है ये चीज, और कितना जरूरी है ये चीज। अगर आपको ना पता हो तो आप पहले से प्रिपेयर ना होंगे, या आपको एक आइडिया नहीं रहेगा कि यार कैसे क्या होगा। अभी मैं क्यों आपके कोई भी नया पॉइंट शुरू करता हूं, यार देखो सिलेबस में ये यहाँ है, ऐसे हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे टाइम टेबल जो है ये हमें बहुत सुदृढ़ करती है। तो स्कूल में ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं। वैसा ही एक पॉइंट है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। आज भी बहुत लोग इसका महत्व नहीं समझते। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट एंड टीचर फॉर्म टू इन्वॉल्व पेरेंट इन देयर चिल्ड्रंस एकेडमिक एज वेल एज असिस्ट टू इम्प्रूव स्कूल सिस्टम। कितने माँ बाप को कहते हैं ना, सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, अरे यार हमको छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सैटरडे का दिन है, 50 काम है। नहीं, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। The main focus of any parents teacher association is to work for the prosperity of the school going children and raise fund for the various academic and non-academic cause. PTA यानी कि Parents Teacher Association work to provide a better platform to parent and teacher to improve schooling, teaching and everything that affect the physical and intellectual development of a child. The success of the Parents Teacher Association meeting is very important as it helps both the parties to discuss and resolve any special issue faced by the parent, teacher, and student. Below are 10 things every Parents Teacher Association meeting should cover to make it effective and fruitful. तो क्या क्या है? सबसे पहले तो आप समझिए कि इसको हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि ये एक औपचारिक संगठन है माता पिता और शिक्षकों के बीच का, जो माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षाविदों में शामिल करने के लिए साथ साथ स्कूल प्रणाली की सहायता के लिए, सुधार के लिए बनता है। मतलब कि एक तो आपके बच्चे की, अच्छा कभी काफी लोग आज भी समझ रहे हैं कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मतलब हमारे बच्चे के बारे में बताया कि सर आपका बच्चा ऐसे है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। एज अ पेरेंट्स आप स्कूल के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हो। आपका मुख्य ध्यान स्कूल में बच्चे की समृद्धि के लिए है, स्कूल कैसे बेटर कर सकता है और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य के लिए वो धन कैसे जुटाएगा। एज अ समाज, एज अ पेरेंट्स आपको ये भी उनको सजेस्ट करना है। और पीटीए माता पिता और शिक्षकों को एक बेहतर मंच प्रदान करता है कि आप ओपन होके, क्योंकि आप समाज को बेटर जानते हैं, आप बच्चों को बेटर जानते हैं, तो जो स्कूल शिक्षण और हर चीज को बेहतर बनाते हैं, जो बच्चे के शारीरिक और बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि उचित ढंग से अगर बच्चे को हम तो चीजें दें, उनका डेवलपमेंट करें, तो बच्चा आगे बढ़ेगा। पीटीए बैठक की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माता पिता, शिक्षक या छात्र के सामने आने वाले किसी भी विशेष
चर्चा करने और हल करने में दोनों पक्षों में को मदद मिलती है। तो अब क्या है, हमारा बच्चा है, हमें भी क्लैरिटी है, स्कूल को भी हेल्प मिल रही है, और ये कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नोट पर होना चाहिए दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या क्या होगा, मैंने कहा ना आपको, ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। आपको इसको ना तो रटना है और ना ही पढ़ने आए हैं बोल के पढ़ना है, आपको इसको महसूस करना है। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम टॉपिक यही है। और इवन जो हमारे सेंट्रल लेवल के स्कूल्स हैं, उनका यही इच्छा है कि टीचर्स ना एम्बिशियस हो और टीचर खुद क्रिटिकल थिंकिंग वाले हो, इसलिए आपको ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, है ना। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट म्यूचुअल रिलेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि शिक्षक और अभिभावक के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप और शेयरिंग बनेगी कि भाई हाँ, मतलब हम भी आपकी बात सुन रहे हैं, आप भी हमारी बात सुन रहे हैं। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड मिस्टर डियर, बहुत बढ़िया। टू एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशंस बिटवीन पेरेंट एंड टीचर, घनिष्ठ संबंध बनाते हैं अभिभावक और शिक्षक के बीच में। टू इंप्रूव द एजुकेशनल लेवल ऑफ द स्कूल, शैक्षणिक स्तर को उन्नत भी करते हैं। जो शैक्षणिक स्तर है ना, उसको हम उन्नत करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ टू अचीव हाईएस्ट मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, बच्चे का उच्चतम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना। हर एंगल से, हर स्तर पर बच्चे का हमें विकास करना है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास है। यार आपको लगता है कि किताबी कीड़ा बच्चे को बनाना है? किसी को ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। हमें बच्चे को इंसान बनाना है ना, थ्योरी बुक नहीं बनाना है बच्चे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू ब्रिंग school and home into closer contact so that both teacher and parent can contribute efficiently in the training of the child। ये आपको पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि एक स्कूल तभी बेहतर जा सकता है, आपको केवीएस सबके इंटरव्यू में भी सब पर क्वेश्चन आता है, एक स्कूल तभी बेहतर जा सकता है जब समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, और स्कूल की भी ये दायित्व है कि वो समाज को उसमें इन्वॉल्व करे। विद्यालय और घर जितने निकट आएंगे, अध्यापक और अभिभावक दोनों में बच्चे को प्रशिक्षण और बच्चे को स्किलफुल बनाने के लिए उतना योगदान आपको वो दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो टू बी अवेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की संपूर्ण गतिविधि से भी आप अवगत होते हैं, इससे कि बच्चे क्या क्या कर रहा है, बच्चा क्या क्या कर सकता है, इससे भी आप अवगत होते हैं। एकदम सही बात है। साथ ही साथ डायग्नोसिंग द कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की संपूर्ण समस्या का निदान करना। बच्चे की बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मेंटल हेल्थ इत्यादि कई सारी समस्या होती हैं। या कोई बच्चा की कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं, इन सब का हमें निदान करना है। ब्रिंगिंग स्कूल एंड होम क्लोजर, बार बार इस लाइन को समझिए आप। विद्यालय और घर को निकट लाने का मतलब क्या है कि आपका स्कूल आपके सोसाइटी में तो आपका घर के करीब स्कूल बना दे, नहीं। मेंटली, इमोशनली, सोशली आप स्कूल के नजदीक चाहिए, स्कूल में इन्वॉल्वमेंट रखिए, है ना। प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन स्कूल एक्टिविटीज, विद्यालय की गतिविधि में सहयोग प्रदान करना। और ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये आपका दायित्व होगा स्कूल में जाने के बाद कि वहां के समाज को कैसे क्लोजर लाना है। देखिए, आप ट्रेंड हैं, लेकिन समाज में तो भांति भांति के लोग हैं, समाज में बहुत इलिटरेट लोग भी हैं। कई स्कूल में देखा जाता है कि समाज के लोग आते हैं, टीचर को एकदम गाली देने लगते हैं, आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ा दिया, क्या सिखा दिया, आपने स्कूल में आया था गेहूं नहीं दिया, आपने मेरे बच्चे को खिचड़ी नहीं खिलाया, आपने स्कॉलरशिप, कुछ भी आप बात लेकर आ जाते हैं, उसको दिया, इसको नहीं दिया। होता है ना, बहुत गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं या जो जिनके पास कुछ कार्ड्स होता है, बहुत सारी चीजें होती। तो आपकी ये जिम्मेदारी है ना। उसके बाद टू इंप्रूव द फैमिली एनवायरनमेंट सो दैट हेल्दी कंडीशंस कैन बी क्रिएटेड, परिवार के वातावरण में भी सुधार लाना, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद घर में भी तो रहता है, तो उनके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, स्वस्थ परिस्थिति क्रिएट हो। टू मेक पेरेंट अवेयर ऑफ अबाउट द स्कूल, अभिभावक को विद्यालय के प्रति सजग रखना। देखिए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप कोशिश करते जाओगे तो अभिभावकों का इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा, है ना। आप चीजों को शेयर करो उनके साथ, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करो, विभिन्न प्रकार की चीजें उनके साथ आप करो। ये सब चीज
आपको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद आता है स्कूल असेंबली। अच्छा, स्कूल असेंबली पर आपको एक क्वेश्चन मैंने, मुझे लगता है यूट्यूब पे कराया था कि स्कूल असेंबली क्यों कराया जाता है। तो आज इसको आप डिटेल में देखिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। A school assembly is a gathering of all part of the school for any number of purpose, such as a special event and communicating information on a daily or weekly basis. स्कूल में जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो असेंबली होती है, और हर जगह अलग अलग तरह से होता है। इन सम स्कूल्स स्टूडेंट गैदर टू सिंग अ कॉमन सॉन्ग और प्रेयर एंड रिसीव कॉमन अनाउंसमेंट। रेगुलर अटेंडेंस चेक can also be done in such meeting. In large school, these morning ritual may be replaced by a small class assembly and announcement broadcast over the public address system. The function of periodic school assemblies features specialized presenters of educational health or safety material or morning assembly of school play, talent shows, कई सारी चीजें हैं। is not new. In Gurukul, all the student used to gather, जब गुरुकुल प्रणाली थी, meditate and discuss the daily routine in those assembly. So it was decided to make an act of, है ना, mass assembly and worship part of the assembly in England, and it is subsequently becoming a legal requirement in school. तो कहां से शुरू हुआ और क्या उसका मोटिव है? सो एक स्कूल जो है असेंबली में आपको किसी भी तरह के उद्देश्य के लिए स्कूल के सभी या उसके हिस्से का एक समूह, हिस्से क्यों बोला, क्योंकि ना जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें हजारों स्टूडेंट, अलग अलग बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स भी होते हैं, तो उसमें ये संभव नहीं है। तो उसमें ना यूनिट वाइज या क्लास वाइज ऐसी भी चीजें हो सकती है असेंबली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं ये इसमें सभी बच्चों के साथ होता है। अब जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे शनिवार को भी हमारे स्कूल में होता था, आपके यहाँ होता था, लंच के बाद वो सिंगिंग विंगिंग का कंपटीशन होता था। ये कंपटीशन क्या, सब गाते थे। जैसे कि विशेष कार्यक्रम या दैनिक या साप्ताहिक आधार पर सूचना का संचार करना। कुछ स्कूल में छात्र एक सामान्य गीत या प्रार्थना करने और सामान्य घोषणा प्राप्त करने के लिए भी एकत्रित होते हैं, कि सुबह गए, प्रार्थना हुई, कुछ अनाउंसमेंट हुआ या संविधान के बारे में बताया जाता था कई जगह पे। ऐसी सभा में नियमित उपस्थिति की जांच भी हो सकती है, अटेंडेंस भी हो सकता है ना। और बड़े स्कूल में इन सुबह की रस्मों को छोटी कक्षा की सभा और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की घोषणा के द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जहां पर नहीं पॉसिबल है वहां पे ये किया जा सकता है। आवधिक स्कूल असेंबली शैक्षिक स्वास्थ्य या सुरक्षा सामग्री की विशेष प्रस्तुति के लिए, या स्कूल में नाटक, प्रतिभा शो, है ना, सुबह की सभा, ये सब नया कार्य नहीं है, ये पहले भी होता था। अब जैसे मुझे खुद याद आ रहा है, जैसे शिक्षक दिवस होता था उसके लिए हमारी अलग असेंबली होती थी। और कोई जैसे एक बार हमारे यहाँ आए थे, बहुत पहले की बात, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 90s में, तो ना स्कूल में एक लाइफ बॉय, नहीं कंपनी लाइफ बॉय, तो वहां के लोग आए थे और वो लोग ना स्वच्छता अवेयरनेस फैला रहे थे। तो लोग, तो उसके लिए असेंबली लगी थी। कहने का मतलब है कि कोई भी एक बड़ा रीजन हो सकता है बच्चों के लिए जिसके लिए असेंबली लग सकती है। तो गुरुकुल टाइम से है, गुरुकुल में भी बच्चे इकट्ठा होते थे उस टाइम पर। ध्यान और उनकी विधानसभा में जो उनकी जो असेंबली है उसमें दैनिक दिनचर्या पर चर्चा किया जाता था कि आज हमको दिन भर क्या करना है। सामूहिक सभा और पूजा के भी एक अधिनियम को इंग्लैंड में सब जो है सभा का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया था। अब बाद में अब ऐसा हो गया है कि ये असेंबली सब जगह मैंडेटरी हो गया। तो इंग्लैंड में ये चीजें पहले चलती थी, फिर ये सब जगह पे आके मैंडेटरी हो गया। तो स्कूल असेंबली का ऐसा नहीं कि कोई मकसद नहीं। हम लोग कई बार बचपन में क्या करते थे, अरे यार कौन जाएगा असेंबली में, क्लास में छुप के बैठ जाते थे, पता नहीं क्यों करते थे ऐसा। तो मतलब वहां पे कई बार ड्रेस चेक भी होता था, और अच्छे से आप मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, और कई बार कुछ जाके स्टेज पे बोलना भी होता था किसी किसी को, तो ऐसा। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन टीचर्स डेवलपमेंट। अब इन सब के बाद, क्योंकि हमारा आज का क्लास पूरी तरीके से एक बेहतर स्कूल फॉरम बनाने का है, तो आपको ये बात को भी इग्नोर आपको नहीं कर सकते हैं कि टीचर का भी डेवलपमेंट होना है। सो टीचिंग इज नॉट अ स्टैटिक प्रोफेशन। ये लाइन इतना अच्छा है भाई, मैं अभी और समझाऊंगा इस पे आपको। बट कीप्स चेंजिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी, एवर चेंजिंग नॉलेज, pressure of global economic and social pressure. This means that there is a need of continuous updating and development of teaching method and skill to address these changes. It is essential for teacher to be
कैपेबल ऑफ चेंज। तो अध्यापन कोई स्थिर व्यवसाय नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी। और स्थिर व्यवसाय नहीं है का मतलब आप समझे, इसका मतलब यह हुआ कि यह समय के साथ बदलते रहता है ना, बदलते रहता है। और आपको यह समझना है कि ये ना कि हम पढ़ लिया, अब हम पढ़ा रहे चीज नहीं। आपको हमेशा जो भी समाज में चीजें बदल रही है, आपको उससे रूबरू रहना है। वैश्विक अर्थ, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, लेकिन आपको दुनियादारी से रूबरू होना है। क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या है, और सामाजिक दबाव क्या है। इन सभी चीजों से चीजें बदलते रहती है। इसका मतलब है कि इन परिवर्तन को संबोधित करने के लिए आपको अध्यापन के तरीके और कौशल को लगातार आपको विकास करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एज ए टीचर ये बिल्कुल ये गतिशील है। गतिशील किस मामले में, नॉलेज को अपग्रेड करने के मामले में, है ना। ये चीज है, शिक्षकों का बदलाव करने की क्षमता से युक्त होना अनिवार्य। आप कितना ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, समझ रहे हो। ये बात समझना, ये बात मैं आज भी समझता हूं। प्रतिदिन जब सुबह उठता हूं तो यही सोचता हूं कि आज और बेहतर कैसे कर सकता हूं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। आज और कैसे बेहतर पढ़ा सकता हूं। दिन भर एनालिसिस करके रात में सोचता हूं कि अब आगे इन चीजों को और कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप कितने भी बोलते दीपक हिमांशु सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मुझे पता है कि मैं कहां कहां और इंप्रूव कर सकता हूं। तो एक व्यक्ति को खुद में वो चीज पता रहता है, क्योंकि ये अनंत सागर, आप जितना ज्यादा उसमें घुसेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू टीचिंग फॉर टीचर टू रियलाइज द एजुकेशन ड्रीम ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क in our classroom, it is important to provide professional development to teacher। तो आपको टीचर को व्यवस्था भी करना पड़ेगा ना। The responsibility of which lies on the shoulders of the school head। Key area 3 of the national program design and curriculum framework focus on developing the capabilities of school leader to transform the teaching learning process into child centric construct engagement। And school leaders thus have an important role in planning, monitoring, and enabling the continuing professional development of every teacher in their school। Although professional development often exists within centralized course, school based professional development has many benefits and help teacher pursuing their professional development overcome many of the barriers the centralized course can be provided। अभी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए, सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, हम टीचर बन जाए। हर बच्चा ये चाहता है, हर स्टूडेंट आप में से ये चाह रहा है। लेकिन आपको अभी से ही ये सोचना पड़ेगा कि ये एक नेवर एंडिंग काम है। अगर आपको टीचिंग में पैशन है तभी आप टीचिंग में आइए। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा ना, उसके बाद अगर आपको डेली कुछ बदलाव करने की पैशन नहीं, तो फिर आप एक बेहतर टीचर नहीं हो सकते। आप अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लिए, लेकिन वो बहुत डेंजरस चीज है। वही हो रहा है। क्यों आज लोग बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। केबीएस सबकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। तो हमें क्या महत्वपूर्ण है कि हम व्यावसायिक विकास करें टीचर का। टीचर का जब भी व्यावसायिक विकास की बात करते हैं तो उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि उनको बेहतर टीचर बनाने की बात करते हैं। इसका दायित्व तो विद्यालय प्रमुख के कंधों पर है कि कैसे टीचर को हम समय समय पर ट्रेनिंग दें। जो नेशनल एनसीएफ 2005 में ही ये चीज है कि बेहतर करिकुलम, बेहतर व्यवस्था करनी। नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 में आया। उसका मुख्य क्षेत्र क्या था, 3 विद्यालय प्रमुख जो है विद्यालय प्रमुख की क्षमताओं का विकास करके पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया को बच्चे पर केंद्रित रचनात्मक संलग्नता में रूपांतरित करना है। कि जो टीचर की जो कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं जो विद्यालय प्रमुख है, जो हमने पीछे देखा, लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कैसे जो क्रिएटिविटी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो टीचर के माध्यम से बच्चे तक पहुंचे। इस तरह विद्यालय में हर शिक्षक का हमेशा जो है व्यावसायिक डेवलपमेंट को नियोजित करना, निगरानी करना और उसको सक्षम करने में विद्यालय प्रमुख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिंसिपल का काम ही तो यही है कि स्कूल के हर छोटी बड़ी चीजों को कैसे आपको डेवलप करना है, और इसमें सबसे बड़ा आता है टीचर का डेवलपमेंट। हालांकि केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के में व्यावसायिक विकास मौजूद ही रहता है
और विद्यालय आधारित व्यावसायिक विकास के कई लाभ हैं और वह अपने व्यावसायिक विकास में लगे शिक्षकों को कई बाधा पर पार करने में मदद करता है, जिन्हें सेंट्रलाइज पाठ्यक्रम प्रदान जो है उसमें नहीं कर सकते। तो ओवरऑल यहां पर क्या कह रहा है कि एक ना आपको टारगेट तो है ही कि ये सेंट्रलाइज पाठ्यक्रम है, ये हमको काम करना है, लेकिन उसके अंदर भी तो आपको व्यावसायिक विकास चाहिए कि उसको आप दिन प्रतिदिन कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम? क्योंकि देखिए, आप टीचर बनिएगा, उसके बाद भी ना समय समय पर ट्रेनिंग होगी आपकी, तो लोग को लगता है अरे यार आज ट्रेनिंग है, आज छुट्टी मिल गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सो बाय एड्रेसिंग इंडिविजुअल टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीड, इसके लिए क्या किया जाता है कि इनकी व्यावसायिक विकास की क्या जरूरत है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, ऐसे तो हर चीजों पर ट्रेनिंग अपग्रेड होती है, लेकिन जैसे आजकल स्कूल में डिजिटल उपयोग बढ़ा है, स्मार्ट क्लासेस की चर्चा हो रही है, पता होगा आपको, तो टीचर को ट्रेंड करेंगे तब ना। हमारे स्कूल का याद है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आया, किसी को चलाने ही नहीं आता है, बगल से एक साइबर कैफे वाला आया, उसको बागवा फिल्म लगा के चला गया, सब बैठ के तिरपाल पर बैठ के बागवा फिल्म देख रहा है। मतलब उस चीज का महत्व और उस चीज की जो इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझने की जरूरत है। बाय एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल, विद्यालय की क्या जरूरत है ये समझना है। बाय एडजस्टिंग द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के विकास के लिए अलग अलग बिंदु को आप कैसे समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि टीचर का विकास मतलब स्कूल का विकास, और ये सब का विकास मतलब बच्चे का विकास। तो ये ओवरऑल बहुत जरूरी है। बाय फैसिलिटेटिंग द बिल्डिंग ऑफ कैपेसिटी एंड स्किल्स बाय हैविंग अ ग्रुप ऑफ टीचर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने वाले शिक्षक के समूह से को लेकर क्षमता और कौशल के निर्माण को आसान बनाकर। तो एक साथ काम करने वाले जितने भी हमारे शिक्षक होते हैं, उनके ग्रुप को लेकर कैपेसिटी और स्किल्स का निर्माण आप आसानी से कर सकें। बाय रिड्यूसिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ टीचिंग शेड्यूल एज टीचिंग टीचर्स कैन वर्क ऑन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाइल टीचिंग, अध्यापन की समय सारणी में व्यवधान को कम करके कि आप कितना डिस्टरबेंस कम हो, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते समय अपने व्यावसायिक विकास पर काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा ध्यान पूरा पूरी पढ़ाने पे होना भी चाहिए ना, मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए समय भी तो मिलना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन द क्लासरूम, छात्र के सीखने के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया की संभावना करके, क्योंकि व्यावसायिक विकास कक्षा में हो सकता है। कहां से बात कहां आके रुकी, देखिए, आप अगर सीख रहे हैं तो और कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी। आप नहीं सीख पा रहे हैं तो अभी कैसे इसको बढ़िया से सिखाना है, तो मेरे व्यावसायिक विकास में आप पर जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सिर्फ आपको नहीं दे रहे हैं, वो मैं अपने आप को भी दे रहा हूं। कई बार आप देखते होंगे यूट्यूब पर आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं कभी, या मतलब आप लोग तो करते हैं, बाकी जब बच्चे नहीं करते हैं या क्लास में उनको देखता हूं कंसंट्रेटेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको कैसे मैं अपने अंदर क्या डेवलप करूं कि बच्चे का अटेंशन बने, क्योंकि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे को पढ़ाई के महत्व को समझाना वो भी मेरी जिम्मेदारी। बाय गिविंग स्कूल लीडर ग्रेटर कंट्रोल ओवर द क्वालिटी एंड फोकस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सो विद्यालय प्रमुख को व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता और ध्यान देने पर अधिक नियंत्रण देकर। तो हमेशा हमें इस बात पर रखना है कि कैसे हम जो स्कूल के प्रमुख हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, कैसे गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो, है ना। तो ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। दिस यूनिट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर्स थ्रू स्कूल बेस्ड एक्टिविटी दैट प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल एज होल स्कूल इंप्रूवमेंट। तो मेरे दोस्तों, इन सर्विस टीचर, एक तो अभी आप हैं सर्विस के पहले की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेके टीचर बन जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद के टीचर, उसके बाद के ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, इन सर्विस टीचर। सो विद्यालय आधारित उन गतिविधियों के माध्यम से, है ना, सेवारत शिक्षक, है ना, आप सेवारत होंगे तभी आप सेवा में होंगे, उनके विकास पर जोर देता है, जो प्रभावी सीखने और अध्यापन की प्रक्रिया के साथ साथ स्कूल के इंप्रूवमेंट में काम करता है। The next activity aim to help you think about what changes might be needed in teaching practice and choose between professional development courses और school based professional development। अब
इसके साथ साथ हमें अगली गतिविधि का लक्ष्य ये भी सोचने का है कि जो अध्यापन की परिपाटी है उसमें किन परिवर्तन की जरूरत पड़ सकती है, क्या हमें चेंजेस करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, है ना। तो क्या जरूरत पड़ सकती है, और व्यावसायिक विकास के पाठ्यक्रम और विद्यालय व्यावसायिक विकास में से किसी एक को चुनने में मदद करना है। तो हम कई बार करिकुलम पर काम करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं, और कई बार हम अपनी व्यवस्था को डेवलप करते हैं ताकि वो उस करिकुलम के हिसाब से हो। दोनों ही जरूरत है। Use of achievement assessment to improve teaching learning assessment is largely associated with success of or failure in examination. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप चाह रहे हो कि आप टीचिंग लर्निंग में सुधार करें, तो आप उपलब्धि का उपयोग करोगे कि क्या चीज हमें सक्सेस मिली है ना। आकलन को मोटे तौर पर आप सफलता और विफलता दोनों में करोगे, क्या हमारा सक्सेस रहा क्या नहीं रहा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं दोस्तों कि जहां पर सीट्स होती है तो वहां पर तो निश्चित रूप से रहता है कि अब जैसे आपके बीएस में लीजिएगा तो मान लीजिए 7,000 वैकेंसी आएगी, रेलवे में लीजिएगा तो मान लीजिए 2,000 3,000 वैकेंसी आई, या कोई भी एग्जाम में लीजिएगा तो एक लिमिटेड वैकेंसी आई। तो वहां पर एक है कि हमारा क्या रहता है कि हमारे बच्चे क्यों ना सेलेक्ट हो। और दूसरी बात ना, जो जैसे सीटेट लेवल का एग्जाम है वहां पे ये रहता है कि यार 90 नंबर लाना है, कंपटीशन किसी से नहीं, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी है। यहां पर तो आपको दूसरे से मतलब ही नहीं है ना कि आप 95 लाए हैं, दूसरा 105 ले आया तो वो पास कर गया, आप नहीं किए। तो ऐसे केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सफलता और विफलता दोनों पर विचार करें, है ना। प्रीवियस क्लास स्किप हो गया है, उसको छोड़ दे क्योंकि मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है। शिवी सिंह, एक देखिए अभी क्या है ना कि क्लास की फ्रीक्वेंसी कम है आपकी, वीक में 2 ही क्लास हो रही है मेरी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि बाकी दिनों में आप पहले यूनिट से उठाइए, ठीक है। आप बिल्कुल नए हैं ना, आप पहले यूनिट से उठाइए और पहले यूनिट से उठाकर आप एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइए। और बाकी दिनों में जैसे आज 8 बजे आपकी क्लास हुई, कल भी हुई थी, अब आगे आप जो है फिर आपको ये फ्राइडे सैटरडे अभी वीक में 2 ही दिन हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम इसलिए रखा है ताकि ऐसा ना हो कि महीने दिन में क्लास खत्म हो जाए फिर आपके साथ कोई ना रहे। तो ये हालांकि क्लासेस बहुत हो चुकी है, तो आप एकदम पैरेलली उसी टाइम पर उसको लाइव क्लास की तरह देखिए। हर क्लास को देखिए, कुछ डाउट हो तो मेरे से आके पूछिए, लेकिन हर क्लास को आप देखिए, ठीक है, एक एक करके। आप मान के चलिए कि वो आपके लिए लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नोट्स आपको बनाना है क्योंकि आप 2 लेवल पैरेलल देख रहे हैं, तो आप इस तरह से नोट्स बनाइए कि आप दोनों का अपना सेपरेट नोट्स बना रहे हैं, एक लाइव का, एक जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसका। लेकिन शुरू कर दीजिए क्योंकि जहां तक हमारा अनुमान है कि आप इस अगले 1 महीना में अगर अपना अच्छे से सब कुछ कर लेंगे तो ही आप बढ़िया से कर पाएंगे। तो बिल्कुल उसके लिए इंतजार मत करिएगा। हाँ, अब आगे क्या है कि सक्सेस इन एग्जाम इज इंपॉर्टेंट एंड इज लिंक टू गुड कॉलेज एजुकेशन, social status and success in later professional life. However, concentrating on preparing for the exam can adversely affect for the learning experience. ये तो समझ गए कि बच्चे की सफलता विफलता दोनों जरूरी है मेरे लिए, लेकिन परीक्षा में सफलता महत्वपूर्ण है ना। और उसे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई, मतलब कि अगर स्कूल में बच्चा हमको अच्छा पढ़ाएंगे तब ना बच्चा आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। सामाजिक स्थिति और बात के व्यवसायिक जीवन में सफलता से ये जोड़ सकता है, बेस तो वहीं पे मजबूत होता है। तो परीक्षा के लिए जो तैयारी है उस पर सीखने के अनुभव को ये प्रतिकूल ढंग से भी कई बार प्रभावित करती है। तो अगर हम सही माहौल क्रिएट नहीं करते हैं, अगर हम बच्चों में निगेटिव कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो वो गलत होगा। लेकिन अगर हम बच्चों में पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव चीजें देते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर माध्यम होगा। दोस्तों, नए बच्चों को और भी जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरी हर क्लास में आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी जो मैंने अभी पढ़ाया है। इस पीडीएफ में शुरू में आपको कंसेप्ट रहेगा, थ्योरी रहेगी, और उसके बाद जैसे भी देखिए कि टोटल ये 63 पेज की पीडीएफ है। इसमें शुरुआत के 23-22 जो आपके स्लाइड हैं उसमें कंसेप्ट रहा है। अब यहां से एमसीक्यूज शुरू है। ये वो एमसीक्यूज हैं मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़े हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। हर क्लास में आपको ऐसा ही बल्क में एमसीक्यूज मिलेगा। इसको मैं डेली होमवर्क बोलता हूं। तो ये आपको करना है। आंसर कैसे पता चलेगा? हर अगले स्लाइड में इसका आपको आंसर दिया हुआ है।
तो पहले आप बनाइए, आंसर देखिए, फिर डाउट हो तो मेरे से पूछिए। क्लास का पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, आप मेरी क्लास आएंगे, थ्योरी की क्लास अच्छे से करेंगे, फिर एमसीक्यूज अपने से बनाएंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे, और कोई डाउट हुआ तो फिर डाउट आके पूछेंगे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में सबको जुड़े हुए रहना है, क्योंकि वहीं पर सारी अपडेट आपको मिलती है। समय सारणी तैयार करना क्या है, ये एक जटिल प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया नहीं है बेटा, जटिल प्रक्रिया है। क्यों सरल प्रक्रिया लगा आपको? समय सारणी तैयार करना एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें आपको कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अभी देखिए मेरी समय सारणी, मेरी दिन में कई क्लासेस हैं, और इस बैच में कई टीचर की क्लासेस हैं, तो मेरी खुद की क्लासेस से ये मैच लैप नहीं करना चाहिए टाइम, बाकी टीचर के क्लासेस से नहीं करना चाहिए जो इस बैच में खास करके है, और उसके साथ साथ कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ाना, बाद पढ़ाना। तो समय सारणी एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका होमवर्क है। और हमेशा ध्यान रखना, आपका खुद का दिमाग चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस अगले स्लाइड में आंसर दिए हुए सब में, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयारी करो और उसको रिवाइज करते रहो, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्या हुआ बेटा गायत्री, सॉरी की। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग ऐसे ही खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और टाइम का यूटिलाइज करिए दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप इस मोमेंट पर अगर अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं बचेगी। तो आप अच्छे से तैयार करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।